हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का क्विक रिवीजन। ये वीडियो मैं एग्जाम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूं। जितने भी बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट हैं वो मेरी कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजैक्शन के ऊपर बनाई गई आधे घंटे की वीडियोस को नहीं देख सकते, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बैक्टीरिया के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन 3 मेथड से होता है: कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कॉन्जुगेशन के बारे में। कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया में दो तरह की बैक्टीरियल सेल पार्टिसिपेट करती हैं। एक होती है एफ डोनर बैक्टीरियल सेल जो कि डीएनए को डोनेट करती हैं या डीएनए को ट्रांसफर करती हैं। दूसरी होती है रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल जो कि डीएनए को रिसीव करती हैं। ये जो डोनर बैक्टीरियल सेल है स्टूडेंट, इसे हम एफ पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल भी बोलते हैं। ध्यान रहे, बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड प्रेजेंट रहते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने वाला जो प्लाज्मिड होता है वो फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लाज्मिड यदि किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे एफ पॉजिटिव डोनर सेल। यदि फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लाज्मिड किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर एब्सेंट है तो वो होता है एफ नेगेटिव रेसिपिएंट सेल। एफ पॉजिटिव डोनर सेल जो होता है ये फर्टिलिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्लाज्मिड यानी जो एफ प्लाज्मिड होता है इसका एक स्ट्रैंड डोनेट कर देता है या ट्रांसफर कर देता है रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के अंदर। ठीक है, अब ये कैसे करता है? ये कॉन्जुगेशन ट्यूब की मदद से करता है। ठीक है, इसीलिए इसे हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो कॉन्जुगेशन प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप में ये जो दोनों बैक्टीरियल सेल है जो कि अपोजिट मैटिंग टाइप की होती है, ये क्लोज प्रोक्सिमिटी में आती है, पास पास आती है। ये जो एफ पॉजिटिव डोनर सेल है, एफ नेगेटिव रेसिपिएंट सेल है, ये दोनों पास पास आती हैं। ये जो एफ पॉजिटिव डोनर सेल होता है इसमें एफ फैक्टर मौजूद होने की वजह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। ये जो है कॉन्जुगेशन ट्यूब ग्रोथ करके सीधा जाकर के कनेक्ट करती है एफ नेगेटिव रेसिपिएंट सेल से। ठीक है, और फिर इन दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब स्टेब्लिश हो जाता है। कॉन्जुगेशन प्रोसेस के नंबर सेकंड स्टेप में क्या होता है? दो बैक्टीरियल सेल आपस में कनेक्ट हो जाती हैं जो कि अपोजिट मैटिंग टाइप की होती है, एक डोनर बैक्टीरियल सेल, एक रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल। अब ये जो आपको कॉन्जुगेशन ट्यूब दिखाई दे रहा है इसका डायमीटर 2.5 pm होता है। अब इसी से सबसे पहले क्या होगा, ये जो डोनर बैक्टीरियल सेल के अंदर जो एफ प्लाज्मिड है जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसके एक स्पेसिफिक साइट पर कट लगता है। फिर उसके बाद यहां पर ये अपना एक स्ट्रैंड इस कॉन्जुगेशन ट्यूब से दूसरे बैक्टीरियल सेल जिसे हम रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल कहते हैं उसके अंदर ट्रांसफर कर देता है। कॉन्जुगेशन प्रोसेस के अंदर नंबर थर्ड स्टेप में क्या होता है स्टूडेंट? ये जो अब आपको सिंगल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड दिखाई दे रहे हैं डोनर बैक्टीरियल सेल और रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के अंदर, अब एंजाइम की मदद से इनके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स की भी सिंथेसिस हो जाती है। तो सिंपली आप लोग देखेंगे फाइनली हमें जो एफ पॉजिटिव डोनर सेल है उसमें भी आपको दिखाई देंगे डबल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड जो कि फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ठीक इसी प्रकार से जो रिसीवर सेल थी जो कि रेसिपिएंट सेल जिसे हम बोलते हैं, उसमें भी आपको इसे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के सिंथेसिस के बाद ये भी डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है। तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि कॉन्जुगेशन प्रक्रिया के अंदर जो F- यानी F नेगेटिव रेसिपिएंट सेल थी वो कन्वर्ट हो जाती है F पॉजिटिव डोनर सेल में। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉन्जुगेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब ये जो कॉन्जुगेशन स्टूडेंट, इसमें जो डोनर बैक्टीरियल सेल होते हैं उसके 3 स्ट्रेन देखे गए और उन तीनों स्ट्रेन का जो कॉन्जुगेशन है अगर हम कराएंगे एफ नेगेटिव सेल से तो हमें 3 प्रकार के टाइप्स इसके मिलते हैं। एक तो है एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव कॉन्जुगेशन जो कि हमने यहां पर देखा। एक होता है हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट का, अगर हम कॉन्जुगेशन एफ नेगेटिव बैक्टीरियल सेल से कराते हैं तो वो दूसरा टाइप हमें कॉन्जुगेशन का प्राप्त होता है। तीसरा टाइप हमें अगर हम एफ डैश बैक्टीरियल सेल का कॉन्जुगेशन अगर हम कराते हैं एफ नेगेटिव रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल से तो हमें तीसरा टाइप प्राप्त हो जाता है। इसको मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। बैक्टीरिया के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में नंबर सेकंड मेथड आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में एक जो बैक्टीरिया होता है वो दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए को अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से अपटेक करता है। यहां पर मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस समझा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कॉलोनी के आसपास जैसे बैक्टीरिया है, अगर वो बैक्टीरिया लाइसिस कर जाता है यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका डीएनए भी पूरी तरह से फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो दूसरे बैक्टीरिया के सराउंडिंग इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक बैक्टीरिया डेड हो जाता है तो उसका जो डीएनए होता है वो भी फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, तो वो नेकेड ही प्रेजेंट रहता है। नेकेड का सिंपली मतलब ये होता है, अभी तक आप लोग देखेंगे इस बैक्टीरिया को जो कि अभी लाइसिस नहीं हुआ है तो ये एक तरीके से सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोइड रीजन में। लेकिन जैसे ही ये सेल वॉल डिस्टर्ब हो जाती है, फट जाती है या रफ्चर हो जाती है, तो इस केस में क्या होगा, ये जो डीएनए होगा वो नेकेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पास कोई आउटर कवरिंग प्रेजेंट नहीं है।
अब ये जो नेकेड डीएनए है ये भी काफी सारे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, तो अब ये दूसरे बैक्टीरिया के सराउंडिंग इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगा। अब ये जो दूसरा बैक्टीरिया होता है जो कि अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से इस डीएनए को अपटेक करता है, इसकी एबिलिटी कहलाती है कॉम्पिटेंसी। यानी इस बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, कॉम्पिटेंस बैक्टीरिया। क्यों कहेंगे कॉम्पिटेंस बैक्टीरिया, क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से डीएनए को अपटेक कर सके। तो सिंपली यहां पर क्या होगा, ये जो कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल होती है इसके पास एक रिसेप्टर साइट होता है, ठीक है। अब इस रिसेप्टर साइट पर वो जो नेकेड डीएनए है आकर के बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद स्टूडेंट यहां पर जैसे ही वो डबल स्ट्रैंडेड नेकेड डीएनए है वो इसके साइटोप्लाज्म में पहुंचता है, तो होता तो वो डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन साइटोप्लाज्म में आने के बाद उसका एक स्ट्रैंड जो होता है वो डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेड होने के बाद जो इसका एक स्ट्रैंड बचता है वो इस बैक्टीरियल सेल के क्रोमोसोम में होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के थ्रू जो है इंटीग्रेट हो जाता है। तो अगर कोई क्रोमोसोम इंटीग्रेट हो चुका है तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ठीक है। यहां पर सक्सेसफुली रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, ये बन चुकी है ट्रांसफॉर्म्ड सेल। लेकिन कई बार स्टूडेंट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है वो अनसक्सेसफुल होता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो जो सिंगल स्ट्रैंडेड बैक्टीरियल डीएनए है वो डिग्रेड हो जाता है। तो इसकी वजह से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, जिसे हम बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्म सेल, ठीक है। तो बैक्टीरिया में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसकी डिस्कवरी की थी ग्रिफिथ ने 1928 में। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरली बहुत कम ये देखने को मिलता है, कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल बैसिलस सबटिलिस होती है, या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, या होमोफिलस इन्फ्लुएंजी है। कुछ ही बैक्टीरिया हैं जो कि नेचुरली इसको शो करते हैं। आर्टिफिशियली हम किसी भी बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट सेल में कन्वर्ट करके ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस करवा सकते हैं। लेबोरेटरी के अंदर स्टूडेंट हम लोग कई बैक्टीरियल सेल को, जो बैक्टीरियल सेल एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म नहीं करती, उस बैक्टीरियल को भी हम कॉम्पिटेंट सेल में कन्वर्ट करके जबरदस्ती पोर्स क्रिएट करके हम लोग डीएनए का ट्रांसफर कर सकते हैं या अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमने डिस्कस किया ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। अगर इसको आपको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ डीएनए अपटेक बाय द बैक्टीरिया फ्रॉम सराउंडिंग इन्वायरमेंट। तो फाइनली स्टूडेंट डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का नंबर थर्ड मेथड जो कि है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन के प्रोसेस में सिंपली क्या होता है, एक बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है, लेकिन इसमें एक बीच में एक आउटसाइड एजेंसी का यूज किया जाता है, एक कैरियर यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है। यानी यहां पर जो जीन का ट्रांसफर हो रहा है या जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है एक बैक्टीरियल से दूसरे बैक्टीरिया में, वो एक व्हीकल के थ्रू हो रहा है, एक वायरस के थ्रू होता है जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो ट्रांसडक्शन के फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, बैक्टीरियोफेज का बैक्टीरियल सेल के साथ अटैचमेंट। तो अटैचमेंट के प्रोसेस में आप लोग सिंपली देखेंगे, जो फर्स्ट डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है वहां पर आपको एक बैक्टीरिया दिखाई दे रही है, उस बैक्टीरिया के अंदर उसका एक अपना क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है जो कि मैंने ब्लू सर्कल में रिप्रेजेंट किया है। जस्ट उसके सेल वॉल पर एक बैक्टीरियोफेज आपको दिखाई दे रहा होगा। इस बैक्टीरियोफेज के हेड वाले पार्ट में इसका वायरल डीएनए होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, नंबर सेकंड स्टेप में ये जो बैक्टीरियोफेज होता है ये इस बैक्टीरियल सेल को पेनिट्रेट कर देता है, ठीक है। इसमें छेद या पोर बना करके अपने डीएनए को इंजेक्ट कर देता है इसके साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जब वायरल डीएनए पहुंच जाता है बैक्टीरियोफेज का, तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी बनती है। इन दोनों पॉसिबिलिटी के बेस पर हम यहां पर जो ट्रांसडक्शन के प्रोसेस को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है जनरलाइज्ड, एक होता है स्पेशलाइज्ड। तो हम जनरलाइज को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए अब यहां पर पहुंचने के बाद क्या होगा, यहां पर एक लाइटिक साइकिल चलती है। इसमें क्या होगा, ये जो फेज डीएनए जो कि एंटर कर चुका है साइटोप्लाज्म में, इसमें रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, जो होस्ट डीएनए है यानी ब्लू सर्कल वाला जो जीनोम आपको बैक्टीरिया का दिखाई दे रहा है उसको ये डिग्रेड कर देगा, ठीक है। डिग्रेड करने के बाद वो काफी सारे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। टूटने के बाद अब आप लोग सिंपली देखेंगे तो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर जो फेज डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होता है। ध्यान रहे स्टूडेंट, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन के अंदर जब ये फेज डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर रेप्लिकेशन करता है, जिस समय असेंबली होती है, तो उस समय फेज डीएनए का जो हेड होता है, जो कैप्सिड होता है, उसके अंदर डीएनए की पैकेजिंग होती है। तो गलती से बाय मिस्टेक यहां पर जो होस्ट डीएनए होता है जो कि फ्रेगमेंट में टूटा हुआ रहता है, उसका जो सेगमेंट है वो भी उसके हेड में पैकेज हो जाता है। यानी इस जगह पर होती है एक पैकेजिंग एरर जो कि बहुत ही रेयर होती है नेचुरली। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, ये जो आपको यहां पर बैक्टीरियल सेल दिखाई दे रही है, जैसे ही इसमें बैक्टीरियोफेज बनते हैं तो उसमें से मोस्टली जो बैक्टीरियोफेज होंगे उसमें फेज का ही डीएनए प्रेजेंट रहता है। लेकिन एक ऐसा फेज आपको दिखाई देगा
एक या दो, जिसमें स्टूडेंट बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो पैकेज रहता है, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। जो प्रीवियस बैक्टीरिया का डीएनए है जो कि एक तरीके से फ्रेगमेंट्स में टूट गया था, उसका एक सेगमेंट इस फेज के कैप्सिड में पैकेज हो जाता है। तो हमें एक जो फेज प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसिंग फेज। तो जब ये ट्रांसड्यूसिंग फेज किसी नए बैक्टीरिया पर अटैक करेगा, क्योंकि बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरिया पर अटैक करने वाले जो वायरस होते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो जब ये बैक्टीरियोफेज किसी नए बैक्टीरियल सेल पर अटैक करेगा, चूंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसी बैक्टीरिया का ऑलरेडी है जो कि इसने कैरी कर लिया था गलती से, बाय मिस्टेक, तो ये जो ट्रांसड्यूसिंग फेज है ये बैक्टीरिया के डीएनए को ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसफर होने के बाद अब ये जो बैक्टीरिया डीएनए है ये दूसरे बैक्टीरिया के जीनोम में या उसके क्रोमोसोम में होमोलोगस इंटीग्रेशन उसका हो जाता है। अब इस सेल को हम बोलते हैं ट्रांसड्यूस सेल। तो ये हमने देखा जनरलाइज ट्रांसडक्शन। अब हम बात करते हैं स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन के बारे में। तो इसमें भी सेम क्या होता है, एक बैक्टीरियल सेल होती है जिसके ऊपर बैक्टीरियोफेज आकर के बैठ जाता है, अटैच हो जाता है, और फिर उसके बाद वो अपना डीएनए इसके अंदर इंजेक्ट कर देता है साइटोप्लाज्म में। अब ये जो फेज डीएनए स्टूडेंट जैसे ही ये बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंचता है, तो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन के अंदर ये जो वायरल डीएनए है ये रेप्लिकेशन नहीं करता, ये सिंपली एक रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करता है। रिप्रेसर प्रोटीन क्या होते हैं, वो जीन एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो वायरस डीएनए का है वो रुक जाता है। रेप्लिकेशन के ड्यूरिंग जो फेज कंपोनेंट बनते हैं वो भी रुक जाते हैं। तो इसकी वजह से अभी होगा क्या, ये जो वायरल डीएनए है वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। यही स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन की जो मेन टर्निंग पॉइंट है। अब जैसे ही फेज डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम के डीएनए के साथ इंटीग्रेट होता है, इसे स्टूडेंट हम बोलते हैं सिंपली प्रोफेज। प्रोफेज क्या होता है, जब कोई वायरस डीएनए या फेज डीएनए बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट होता है उसे हम प्रोफेज बोलते हैं। अब ये जो प्रोफेज होता है ना, ये एक तरीके से अनस्टेबल फील करता है। वायरस का जो डीएनए होता है ये इंडिपेंडेंट मल्टीप्लिकेशन करना चाहता है, ये सेपरेट हो जाता है। तो जब स्टूडेंट फेज डीएनए बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से सेपरेट होता है, या उससे हम बोलते हैं एक्सीजन भी बोलते हैं या डी इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, तो जब ये सेपरेट होता है या डी इंटीग्रेट होता है, तो ये फेज डीएनए बैक्टीरिया के क्रोमोसोम का कुछ टुकड़ा या कुछ पीस या कुछ जीन जो है वो अपने साथ कैरी कर लेता है। अब इसके बाद क्या होगा, जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो एक्टिवेशन उनका बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टूडेंट फेज डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है, और उसके बाद बैक्टीरिया के अंदर मौजूद जो राइबोसोम होते हैं उसको हाईजैक करके ये जो फेज डीएनए है ये अपने लिए काफी सारे फेज पार्टिकल की सिंथेसिस को स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं काफी सारे जो फेज पार्टिकल है वो रेप्लिकेट करके अपनी संख्या में दोगुने हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिंपली आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट बैक्टीरियल सेल के अंदर ये जो वायरल डीएनए है, ये जो फेज डीएनए है, जब ये रेप्लिकेशन करता है तो उसके साथ साथ जो बैक्टीरिया का जो स्मॉल पीस है वो भी रेप्लिकेट करता है। ठीक है, अब यहां पर सिंपली रेप्लिकेशन की ड्यूरिंग ये होता है कि जो बैक्टीरियल सेल की मशीनरी है वो पूरी तरह से हाईजैक हो जाती है। उसका जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लेकिन सिर्फ वो वायरस के कंपोनेंट जो होते हैं उनकी सिंथेसिस करता है। अब फाइनली क्या होगा स्टूडेंट, बैक्टीरियल सेल के अंदर ये जो बैक्टीरियोफेज है उसकी प्रोजेनी बन जाती है, पूरी तरह से जो बैक्टीरियोफेज है वो मैच्योर हो जाते हैं। अब ये सेल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, फट जाती है या भ्रष्ट हो जाती है। अब जैसे ही ये सेल भ्रष्ट हो जाएगी तो ये सारे के सारे जो बैक्टीरियोफेज है वो फ्री हो जाएंगे। अब ये जो नए बैक्टीरियोफेज की प्रोजेनी बनी है, जो नए बैक्टीरियोफेज सिंथेसाइज हुए हैं, जो मैच्योर होकर के बाहर फट कर निकल जाते हैं, इन बैक्टीरियोफेज के अंदर ध्यान रहे जो प्रीवियस बैक्टीरिया था उसका डीएनए का छोटा सा सेगमेंट भी प्रेजेंट है। अब जैसे ही एक नए बैक्टीरियल सेल को अटैक करेंगे तो वो जो प्रीवियस बैक्टीरियल डीएनए का सेगमेंट है वो इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरीके से ट्रांसफर करने के बाद ये जो बैक्टीरियल सेल, जो कि नया बैक्टीरियल सेल है, वो उस डीएनए को इंटीग्रेट कर लेगा अपने साथ। तो इस तरीके से स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन के द्वारा बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा और जो सेल बनेगी उसे हम बोलेंगे ट्रांसड्यूस सेल। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने डिस्कस किया बैक्टीरिया के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन का एक क्विक रिवीजन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।